हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए अब हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कल का पेपर है BCOS 185 उद्यमिता को हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं। और हम लोग इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली हर एक ईयर में पूछा जाता है उसको देखेंगे। और इस पूरे डिस्कशन से 80% से अधिक क्वेश्चन जो है आपके इस डिस्कशन से कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें। हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उद्यमिता की अवधारणा की चर्चा कीजिए। उद्यमशीलता पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों का उद्यमिता पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक के साथ वर्णन कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि उद्यमिता क्या है। उद्यमिता की अवधारणा को चर्चा करते हैं। हमारा सब्जेक्ट का नाम ही है उद्यमिता, तो ये प्रश्न तो आना बनता ही है। हर एक ईयर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि उद्यमिता क्या है। आप लोग इस डिस्कशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ ध्यान से सुनने से आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। चलिए हम लोग अब उद्यमिता को देखते हैं। उद्यमिता एक उद्यमिता वातावरण को भांपकर व्यावसायिक अवसर की पहचान कर उपलब्ध संसाधनों को जुटाकर नवीन प्रयोगों के साथ अपने जोखिम का वहन कर एक उद्यम प्रक्रिया का शुरुआत करता है। इसका अर्थ ये है कि एक उद्यमिता जो है एक उद्यम का जो शुरुआत करता है वो अपने पहले वातावरण को देखता है कि हम जहाँ कोई व्यवसाय को शुरू करेंगे तो वो वातावरण उस लायक है या नहीं, उसकी ज़रूरत वहाँ पर है या नहीं। उस व्यवसाय के अवसर को देखता है कि मेरा व्यवसाय वहाँ चलेगा या नहीं। फिर संसाधन को देखता है। संसाधन वहाँ जो हम किसी चीज़ का फैक्ट्री स्थापित करेंगे तो वहाँ पे संसाधन जुट पाएगा या नहीं। और अपने तकनीक नवीन प्रयोग के साथ जोखिम उठाता है। जोखिम किस प्रकार उठाता है? अगर वो किसी भी व्यवसाय को शुरू कर रहा है, अगर मान लीजिए उसका व्यवसाय नहीं चला तो उसका सारा पैसा डूब जाएगा। तो इस तरह उसको कह सकते हैं कि वो जोखिम को उठा करके एक उद्यम प्रक्रिया को शुरू करता है। तो ये क्या हो, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? उद्यमिता कहेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसकी पारिस्थितिक तंत्र के घटक को बताने के लिए हम लोग पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है कि उद्यमिता के जो चारों तरफ का जो वातावरण है ना उसको पारिस्थितिक तंत्र के रूप में कहा गया है। तो उसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिवेश को जो है ये प्रभावित करता है पारिस्थितिक तंत्र। तो इसके हम लोग कुछ चरण को देख लेते हैं। जैसे कि उद्यमी है, सबसे पहले तो उद्यमी है किसी भी उद्यमिता को शुरू करने वाला उद्यमी मतलब कोई भी व्यक्ति जो किसी भी कार्य को शुरू कर रहा है, जो कोई भी व्यवसाय को शुरू कर रहा है। उसके चरण में क्या हो जाएगा? उद्यमी में उसके लक्षण, उसके विशेषता और उसका कौशल, ये सब एक उद्यमी में होना चाहिए किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए। उसके बाद क्या है? सामाजिक संस्कृति, जहाँ पे हम व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ पे वो व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसके बाद है शैक्षणिक कार्यक्रम, आधारभूत संरचना, वहाँ का संरचना कैसा है, जो हम बनाएंगे अपना बिजनेस वहाँ पे तो वो संरचना कैसा होगा, वहाँ की बाज़ार कैसी है। अगर वहाँ पे अच्छी नीति नहीं है, अच्छा बाज़ार नहीं है तो हमारा व्यवसाय वहाँ पे चल नहीं पाएगा। और वहाँ का संस्थागत सहयोग कैसा है, वहाँ के जो लोग हैं आसपास की वो हमें सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, ये तो हो गया, हम लोग मोटा तौर पर इसको समझ लिए कि हाँ ये क्या चीज़ है। उसके बाद जो है इसको समझते हुए आप इसको जैसे कि 20 नंबर का ये है तो कम से कम 4 से 5 पेज में इसको आप अपने शब्द में और अच्छे से व्याख्या करके लिख सकते हैं। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे इतना सारा चीज़ बताना वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा पेपर तो कल ही है और हम लास्ट मोमेंट पे आज एक दिन पहले पढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमारे सारे प्रश्न का हमको ओवरव्यू मिल जाए। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, उद्यमी को सफल क्या बनाता है? एक सफल उद्यमी बनने के लिए आवश्यक विभिन्न दक्षताओं का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि उद्यमी जो है उसको किसको हम लोग उद्यमी कहेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उद्यमी कहते किसको हैं, किसको हम लोग उद्यमी कहेंगे। तो उद्यमी कौन है? उद्यमी एक व्यक्ति होता है जो व्यवसाय के संस्थापक होते हैं, जिसको हम लोग व्यवसाय के स्वामी भी कह सकते हैं। तो अगर हम लोगों को ये आ जाएगा कि उद्यमी किसे कहते हैं तो ये भी आप जान लीजिए कि उद्यमी
को जो हम लोग परिभाषित करेंगे उसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? तो उद्यमी जो होते हैं वो एक व्यक्ति होते हैं, व्यवसाय के किसी व्यवसाय के स्वामी होते हैं और वो दूरदर्शी होते हैं। उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ होती है वो दूरदर्शी होते हैं, जोखिम उठाने वाले होते हैं, रोज़गार अवसर पैदा करने वाले होती है। उसके विशिष्ट गुण हम बता रहे हैं आपको। इसके गुण, एक उद्यमी में क्या गुण होने चाहिए जिससे कि वो जो उद्यमिता करे, जो वो किसी व्यवसाय की शुरुआत करे, वो उसकी वो शुरुआत अच्छी हो, उसका व्यवसाय अच्छा चल सके। तो उसमें क्या समस्या हल करने वाला जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए। किसी व्यवसाय व काम के प्रति वो भावुक होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, एक पूरे व्यवसाय को वो हैंडल कर सके। उसके बाद कार्य केंद्रित होना चाहिए, जवाबदेह इंसान होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। ये सब क्या है कि उद्यमी को सफल उद्यमी बनाता है। ठीक है। अब दूसरा हमारा प्रश्न क्या है? दक्षता। उसमें क्या क्या दक्षता होनी चाहिए, मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मतलब दक्षता को देख लेते हैं, दक्षता किसे कहते हैं। तो दक्षता मुख्य रूप से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण का मिश्रण है। ज्ञान, उसके अंदर ज्ञान होने चाहिए, उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए और उसका देखने का नज़रिया जो है ना वो सकारात्मक होनी चाहिए। तो वो सबका जो मिश्रण है ना उसको हम लोग दक्षता कहेंगे। दक्षता जो आपके प्रदर्शन को प्रभावशाली बनाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर दक्ष है तो वो उसका जो प्रभावशाली जो किसी भी काम को जो है ना वो बहुत बेहतर ढंग से करेगा। तो उसकी कुछ सामान्य दक्षता हम लोग और देख लेते हैं कि एक उद्यमी में क्या क्या दक्षताएं होनी चाहिए। उसमें रचनात्मकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को वो किस तरह से हैंडल करता है। उसमें नवाचार होना चाहिए। नवाचार का मतलब है कि नया कुछ करने की इच्छा, कुछ जज्बा, नया करने की जज्बा होनी चाहिए। उसके अंदर कौशल होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए कि कोई किसी भी तरह का वो जो प्रॉब्लम है या कोई भी व्यवसाय को जो शुरू कर रहा है तो वो बहुत ही अच्छे ढंग से शुरू करे। समस्या समाधान की क्वालिटी होनी चाहिए। संप्रेषण होना चाहिए, मतलब उसका कम्युनिकेशन, किसी व्यक्ति से अगर वो बात करता है तो वो किस तरीके से बात करता है, उसका जो कौशल है बात करने का वो कैसा है। उसके बाद उसमें जोखिम उठाने का उसका क्वालिटी, उसमें जोखिम उठाने वाला होना चाहिए। किसी भी कार्य को प्रबंधन कैसे, उसका मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, ये सभी क्या है, ये सभी दक्षता में हम लोग लिख सकते हैं कि एक सफल उद्यमी को बनने के लिए ये सब दक्षताएं, ये सब क्वालिटी जो उसके अंदर होनी चाहिए। तो मोटे तौर पर अब हम दूसरे क्वेश्चन को भी समझ लिए हैं। अब इसको समझ के अपने भाषा में एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्यावसायिक अवसर की पहचान के विभिन्न स्रोतों की चर्चा कीजिए। व्यावसायिक अवसर से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन है व्यावसायिक अवसर की पहचान। तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि व्यावसायिक अवसर की पहचान हम लोग किसको कहेंगे, उसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो हम लोग इसको एक सिंपल से वर्ड्स में हम लोग देख लेते हैं कि व्यावसायिक अवसर से तात्पर्य यह है कि व्यवसाय करने के अच्छे या अनुकूल मौके से है, कि हम लोग किस मौके पे व्यवसाय की शुरुआत करेंगे। उद्यम के आयामों के मध्य में व्यवसाय अवसर की पहचान करते हैं। उद्यम व्यवसाय अवसर क्यों, कहाँ, कब और कैसे से उद्भव होता है। मतलब कि अगर हम लोग किसी व्यवसाय के अवसर को पहचान करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि वो जो है कि कब हम लोग शुरू कर सकते हैं किसी व्यवसाय को, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे। इसी के आसपास का जो ये प्रश्न है ना ये घूमता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि अवसर की पहचान अक्सर एक स्वतंत्र उद्यमी के ज्ञान और निपुणता की ही पहचान है। हम लोग अब किसी को देख करके तो नहीं अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। कोई किसी चीज़ का फैक्ट्री शुरू किया है तो हम भी कर लेते हैं, तब तो वो तो पहले से है। हमें वैसा चीज़ का व्यवसाय शुरू करना है जो सबसे अलग हो, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग अपने ज्ञान और कौशल की मदद से उसको कर सकते हैं। दूसरे को देख के करेंगे तो फिर वो तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही जिसका जमा हुआ है, चला हुआ है, वो तो हमारा चलेगा नहीं व्यवसाय। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उद्यमी के ज्ञान, उसका कौशल, उसकी निपुणता पे ये निर्भर करता है कि हमारा जो व्यवसाय है वो कैसा चलेगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि व्यावसायिक आइडिया उत्पत्ति के विभिन्न तकनीक के बारे में। अच्छा, इसके क का ये स्रोत छूट गया कि ये स्रोत क्या क्या है। तो हम लोग इस स्रोत में देखते हैं कि व्यावसायिक अवसर की पहचान के स्रोत में जो है ना, स्रोत को दो भाग में बांटा गया है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। तो आंतरिक स्रोत में क्या है कि शोध और विकास की, मतलब अगर हम लोग किसी व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं तो उसको पहले हम लोग उसका देखेंगे कि कैसे हम लोग शुरू करें, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप वही हुआ उद्यमिता, इसको तो हम लोग पहले ही देख चुके।
उसके बाद शौक और रुचियाँ। बहुत लोगों को अब शौक है कि मैं एक उद्यमी बनूँ, शौक है कि हम एक व्यवसाय को शुरू करें, उसकी रुचि है। किसी की रुचि ही नहीं है व्यवसाय करने में तो उसको हम लोग ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्ति के अंदर ये रुचि, वो शौक होना चाहिए कि जिससे कि हम लोग एक व्यवसाय को शुरू कर सकें। तो ये आंतरिक स्रोत में हो गया। और बाह्य स्रोत मतलब बाहरी स्रोत। बाहरी स्रोत ये हो गया एक उपभोक्ता की ज़रूरत का पहचान। अगर उपभोक्ता को वहाँ पे अगर मान लीजिए चप्पल की फैक्ट्री नहीं है तो वहाँ के जो उपभोक्ता है उसको चप्पल की ज़रूरत है तो हम लोग वहाँ पे चप्पल की फैक्ट्री लगा सकते हैं। उसकी हम लोग पहचान करेंगे कि किस चीज़ की वहाँ पे ज़रूरत है, उसके अनुसार हम लोग अपने व्यवसाय को शुरू करेंगे तो हमारा व्यवसाय चलेगा। मौजूदा उत्पाद और सेवा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहाँ वितरण नेटवर्क क्या है, कि हम लोग जो फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हम लोग कहाँ कहाँ और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। उसके बाद है कि व्यापारिक जो है मेले, सरकारी योजनाएं हमको क्या क्या मिल सकती है। अगर हमारे पास वित्तीय फाइनेंशियली अगर हम नहीं उतने मजबूत हैं तो हमें सरकारी योजनाएं क्या क्या लाभ मिल सकता है, ये हो गया। तो हम लोग क्या इसमें देखें कि इसके जो स्रोत हैं, स्रोत को दो भाग में वर्गीकृत किया गया है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। तो इन दोनों को हम लोग देख लिए। अब ख पे आते हैं, व्यावसायिक आइडिया की उत्पत्ति के तकनीक के बारे में, मतलब उसके टेक्नोलॉजी क्या क्या है। तो तकनीक में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि दिमाग लगाओ। ब्रेनस्टॉर्मिंग को हिंदी में कहते हैं दिमाग लगाओ, कि मतलब अगर हम किसी चीज़ के किसी व्यवसाय का शुरुआत कर रहे हैं तो हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे उसमें, कि रचनात्मकता, समस्या समाधान तकनीक। मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ना एक रचनात्मक समस्या समाधान तकनीक है, कि हम लोग अपने क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग से, अपने दिमाग को लगा करके किसी भी व्यवसाय को शुरू करेंगे और उसमें जो कोई समस्या आएगा उसका समाधान करेंगे। दूसरा है ब्रेन राइटिंग, कि हम लोग अपने दिमाग से, ब्रेन राइटिंग जो है ना ये हमारे दिमाग की एक उत्पत्ति है जिसमें कि हम लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं अपने व्यवसाय को किस तरह से उन्नत बनाएं, किस तरह से विकास करें, तो उसके लिए हम लोग एक फर्मा तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे लिख करके। तो इसलिए इसको कहा गया है ब्रेन राइटिंग। उसके बाद है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप का ये कार्य है कि इस व्यवसाय के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं, तो बहुत सारे कार्य होते हैं, अगर एक ही व्यक्ति सारे कार्य करेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कुछ कुछ ग्रुप को, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग कार्य के लिए नियुक्त कर दिया जाता है कि तुम्हारा ये काम है तुम ये करो, आपका वो काम है आप ये करो। तो ये क्या हो गया कि एक ग्रुप जो है एक फोकस काम कर रहा है ताकि वो उसका काम बहुत बेहतरीन, बहुत उन्नत हो सके। हम लोग 3 देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन राइटिंग और फोकस ग्रुप। उसके बाद देखते हैं कि माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या है कि हम लोग अपने दिमाग में सबसे पहले योजना बनाते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले। हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई भी कार्य बस करना ऐसे ही शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग उसको माइंड मैपिंग करते हैं कि हम लोग कैसे कार्य को शुरू करेंगे, किस तरह से शुरू करेंगे, उसमें क्या दिक्कतें आएंगी, किस चीज़ चुनौतियाँ का सामना करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। फिर उसका कहाँ से हमारा मटेरियल आएगा, कच्चा माल कहाँ से आएगा, कहाँ से फैक्ट्री लगेगी, कहाँ से मजदूर लाएंगे, ये सारी चीज़ों का जो हम लोग लेखा जोखा है अपने पहले ब्रेन में करते हैं, दिमाग में करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा गया है माइंड मैपिंग। तो हम लोग ये देख लिए कि इसके टेक्निक्स में क्या क्या है। तकनीक हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन राइटिंग, फोकस ग्रुप, उसके बाद माइंड मैपिंग। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन मोटे मोटे तौर पर हो गया है। आप इतना समझ चुके हैं कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आता है क्वेश्चन तो आप अच्छे से इसको लिख लेंगे। अब हम लोग चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, उद्यमिता में व्यवसाय योजना तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है। व्यवसाय योजना के मुख्य तत्व की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अब हम लोग इसको देखते हैं कि उद्यमिता में व्यवसाय योजना है क्या। उसके बाद हम लोग फिर इसका महत्वपूर्ण क्यों है इसको करना, ये हम लोग फिर देखते हैं। व्यवसाय योजना बनाना क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। व्यवसाय योजना उद्यमी द्वारा तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज है। मतलब व्यवसाय की योजना मतलब एक प्लानिंग क्या है, ये एक लिखित दस्तावेज है कि जो उद्यमी होते हैं वो उसको लिखते हैं कॉपी पेन पे।
तो ये क्या हो गया, उद्यमी द्वारा तैयार किया गया एक लिखित दस्तावेज है जो एक नया उद्यम शुरू करने में शामिल है, जिसमें कि प्रासंगिक, बाहरी व आंतरिक तत्वों का वर्णन किया जाता है। मतलब उसमें जो है वो जो लिखित दस्तावेज हम लोग जो लिखेंगे अपना बिजनेस प्लान, तो बिजनेस प्लान में हम लोग सारी चीज़ें A to Z हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सारा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखा हुआ रहता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बिजनेस प्लान कहेंगे। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसके मुख्य तत्व कौन कौन से। दूसरा प्रश्न क्या है, उसके मुख्य तत्व कौन कौन से। इसके 3 मुख्य तत्व हैं। कितने मुख्य तत्व हैं, 3 मुख्य तत्व हैं। पहला क्या है, पहला स्वयं उद्यमी का दृष्टिकोण है। उसका दृष्टिकोण कहने से तात्पर्य है कि वो किस तरह से चीज़ों को देखता है, किस तरह से वो समझने की उसकी क्षमता क्या है, किस तरह से वो किसी भी चीज़ को समझता है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो पहला हो गया उद्यमी का दृष्टिकोण, और दूसरा है विपणन परिप्रेक्ष्य। विपणन मतलब मार्केटिंग, जो उसका व्यवसाय है उसमें जो उसका प्रोडक्ट है वो उसका मार्केटिंग कैसा है, उसका जो बाज़ार में है उसका मार्केटिंग कैसा है। दूसरा पक्ष हो गया कि विपणन परिप्रेक्ष्य मतलब उसका मार्केटिंग। और तीसरा है कि उद्यमी को अपने व्यवसाय के निवेशक दृष्टि से देखना। मतलब एक उद्यमी को जो है ना, एक उत्पाद जो खरीद रहा है, ग्राहक की दृष्टि से उसको देखना कि अगर हम अपने उद्यम को देख रहे हैं, अपने व्यवसाय को देख रहे हैं, उनको तो वो अच्छा ही लगेगा, उसमें हमको कुछ खामियां नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर वही हम एक कस्टमर की नज़र से देखते हैं, तो कस्टमर की नज़र से देखने से हमको ये पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये फॉल्ट है, ये खराबी है, ये थोड़ा ठीक होना चाहिए। तो इसमें ये सब चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। इसके कितने मुख्य तत्व हैं, 3 मुख्य तत्व हैं। पहला उद्यमी का दृष्टिकोण, तो इसमें आप लोग अपने उदाहरण से लिख सकते हैं कि एक उद्यमी जो है वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से अपना नज़रिया रखता है कि अपने व्यवसाय के प्रति। दूसरा है विपणन परिप्रेक्ष्य, उसका मार्केटिंग कैसा है। और तीसरा क्या है कि जो उद्यमी है वो उसका निवेशक की दृष्टि से वो देखने का प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन का मोटे तौर पर ये हम लोग समझ सकते हैं, और आप अपने भाषा में इसको इस समझ के तौर पर आप उसको लिख सकते हैं। अब हमारा 5वां प्रश्न क्या है कि स्टार्टअप क्या है। सबसे फेमस प्रश्न है ये, तो एकदम हमेशा हर साल आना ही आना है कि स्टार्टअप क्या है। भारत में स्टार्टअप के आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें और किसी भी स्टार्टअप को सफलता की एक कहानी। तो कहानी तो हम लोग बहुत सारा जानते हैं, तो पहले आइए स्टार्टअप को हम लोग देखते हैं कि स्टार्टअप क्या है। स्टार्टअप एक बहुत ही लोकप्रिय शब्द है। हम लोग आजकल सुनते हैं कि अरे स्टार्टअप, वो स्टार्टअप खोल रहा है, वो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है। तो स्टार्टअप जो है अभी बहुत लोकप्रिय शब्द है। अब अलग अलग वैज्ञानिक आके अपना अलग अलग अपना व्यक्तित्व अपने बारे में, इस व्यवसाय के बारे में जो है कि बोला है कि स्टार्टअप को परिभाषित किया है। रीस के अनुसार, रीस एक वैज्ञानिक है, रीस के अनुसार स्टार्टअप एक मानव निर्मित संस्था है जिसे नया उत्पाद या सेवा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रीस साहब कहते हैं कि स्टार्टअप जो है एक मानव निर्मित संस्था, ये तो है ही मानव निर्मित संस्था, और जिसे कि नया उत्पाद या सेवा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और दूसरे साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं, ब्लैंक एंड डॉर्फ के अनुसार स्टार्टअप एक अस्थायी संगठन है जिसे व्यवसाय मॉडल की तलाश के लिए बनाया गया है। सब अपना अपना जो है कथन वो कह रहे हैं। तो अब उसके बाद है कि यदि ये स्टार्टअप के बारे में है, यदि किसी संगठन को 7 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, अगर कोई स्टार्टअप को स्टार्ट किए हुए 7 वर्ष से या 7 वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी भी वह एक व्यवसाय मॉडल की तलाश में है, तो वह अभी भी उसे एक स्टार्टअप ही कहा जाएगा। उसे एक अच्छा विकसित व्यवसाय नहीं कहा जाएगा, अभी भी उसको स्टार्टअप ही कहा जाएगा यदि वो व्यवसाय मॉडल की अभी भी तलाश में है 7 वर्ष तक। 7 वर्ष के बाद भी अगर व्यवसाय मॉडल के तलाश में है वो, तो उसको अभी भी स्टार्टअप ही माना जाएगा। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि भारत में स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया के तहत परिभाषित किया गया है। भारत में जो हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप, अब स्टार्टअप का नाम जो है बदल के स्टार्टअप इंडिया कह दिया गया है। तो ये जो है भारत सरकार द्वारा एक विकास का एक महत्वपूर्ण पहल है।
और हम लोग एक इसमें खास नोट के तौर पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या पुनर्निर्माण द्वारा बनाई गई स्टार्टअप को हम लोग स्टार्टअप नहीं मानेंगे। मान लीजिए कोई व्यवसाय पहले से है, उसका हम लोग विभाजन कर दिए, 2 भाग में बांट दिए या उसका फिर से पुनर्निर्माण किए, तो उसको हम लोग स्टार्टअप नहीं कहेंगे। स्टार्टअप का मतलब है किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना। उसके बाद है कि भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र है। भारत जो है दुनिया में सबसे तीसरे नंबर पर आता है स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में। ये सब जो है ना आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जिससे कि जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो देख के थोड़े प्रभावित होंगे कि बच्चे को आता है। पॉइंट बाय पॉइंट इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 16 जनवरी 2016। याद रखिए 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ किया गया था। पहले तो इसको हम लोग स्टार्टअप बोलते थे, स्टार्टअप, लेकिन जो स्टार्टअप इंडिया इस शब्द का जो शुरुआत है इसका शुरुआत जो है 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार के द्वारा किया गया था। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं, इतना तो हम लोग स्टार्टअप के बारे में काफ़ी जानकारी है, इसको आप लोग अपने शब्द में लंबा खींचना तो सबको आता ही है, सब एकदम लंबा लंबा बढ़ा चढ़ा के आप लोग लिख ही सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, उसकी चुनौतियों के बारे में वर्णन करना। उसका चुनौती के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं कि वित्तीय संसाधनों की कमी। वित्तीय संसाधन, क्योंकि फाइनेंशियली उतने पैसे तो नहीं रहते हैं कि अगर हमारा लागत 1 करोड़ का है तो हमारे पास तो इंस्टेंट 1 करोड़ रुपए आ नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये जो है ना सबसे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम कुछ करता है तो यही है, वित्तीय पैसों की कमी ही ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग इसको पहले एक पॉइंट में लिखेंगे, वित्तीय संसाधनों की कमी। उसके बाद उसके नीचे हम लोग एकदम डिलीवर कर देंगे, लिख देंगे उसका डिस्क्रिप्शन कि ये नहीं, पैसा नहीं हो पाता है तो बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर है, बहुत सारे उद्यमी हैं, वो अपना व्यवसाय को नहीं ईजिली शुरू कर पाते हैं, ये सब लिख सकते हैं। खराब राजस्व सृजन, कुशल कर्मियों की कमी। अब हमारे पास जो है वर्कर जो है वो ज़्यादा दक्ष नहीं है, कुशल नहीं है कार्य करने में, उसकी कमी के कारण भी हमारा व्यवसाय चल नहीं पाता है। अप्रभावी विपणन योजना, विपणन मतलब होता है मार्केटिंग। अप्रभावी, अगर हमारा जो है मार्केटिंग जो वो अच्छे से नहीं हो पाया, वो प्रभाव नहीं डाल पाया खरीदार पे, तो वो भी हमारा स्टार्टअप जो है चल नहीं पाएगा। परामर्श की कमी, अगर कोई अच्छा परामर्श देने वाला हमारे पास व्यक्ति नहीं है कि कहीं कमी है, कुछ खराब है, कुछ अच्छा है, उसके बारे में अच्छा सही गलत हमें बता पाए, तो परामर्श देने वाले की कमी के कारण भी हमारा व्यवसाय नहीं चल पाता है। खराब व्यवसाय योजना, अगर हमारा योजना ही खराब बन जाए, अगर हम स्टार्ट करें, हमारा बिजनेस प्लान ही खराब हो जाए तो हमारा बिजनेस तो नहीं चल पाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है कि खराब व्यवसाय योजना। तीव्र प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हो सकता है उस कंपटीशन की दौर में हम पीछे रह जाएं। तो ये सभी चुनौतियाँ आप लोग लिख सकते हैं। कितने हो गए? वित्तीय संसाधनों की कमी, खराब राजस्व सृजन, कुशल कर्मियों की कमी, अप्रभावी विपणन योजना, परामर्श की कमी, खराब व्यवसाय योजना, तीव्र प्रतिस्पर्धा। तो इतना मोटे तौर पे काफ़ी है आप लोगों को लिखने के लिए, आप इसको अपने शब्द में लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। ये छठा प्रश्न क्या है, इसको देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि जो एकदम पूछना ही पूछना, हर एक वर्ष के क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये है उद्यमिता। पहला नंबर का क्वेश्चन ये आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ये पूछा ही पूछा जाएगा एकदम 100%। और दूसरा भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन निकाल लीजिए तो ये पहला दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही उद्यम उद्यमी उद्यमिता है, तो इसके ही अराउंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पहला दूसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, इसको 50% हम कहेंगे कि आप इसको करके जाएँ। चौथा भी ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एकदम 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 100%। तो पांचवा आप कर लेंगे। छठा मेरे ख्याल से उतना ये नहीं है, ये लगता है 1-2 बार ही पूछा गया है, ये क्वेश्चन ज़्यादा ये नहीं है, इसलिए मैं भी इसको छोड़ देती हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। उसके बाद सातवां क्या है, पारिवारिक व्यवसाय की अवधारणा।
पारिवारिक व्यवसाय की अवधारणा सहित उत्तर दीजिए, व्याख्या कीजिए। भारत में पारिवारिक व्यवसाय द्वारा सामने किए जाने वाले मुख्य चुनौती के बारे में। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो पारिवारिक व्यवसाय है, परिवार के द्वारा जो व्यवसाय शुरू किया जाता है, तो उसको हम लोग किस तरह से देखते हैं, कैसे समझते हैं। तो एक परिवार व्यवसाय एक ऐसा उद्यम होता है जिसका स्वामित्व बड़े परिवार के 2 या 2 से अधिक सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता है। यह है पारिवारिक व्यवसाय। तो परिवार के लोग ही करेंगे, तो परिवार के एक लोग तो कर नहीं सकते हैं, 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं उसकी विशेषता क्या है, उसके लक्षण क्या है, पारिवारिक व्यवसाय का महत्व क्या है। तो हम लोग एक तरफ से देखते हैं कि इसका व्यवसाय का जो है पारिवारिक व्यवसाय का विशेषता के बारे में देखते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि उसका स्वामित्व, पहला पॉइंट है स्वामित्व उसके खुद के पास होता है, इसका कोई भी मालिक नहीं होता है, वो खुद के व्यवसाय का वो खुद मालिक होता है। उसका सदस्य क्या है, उसके परिवार के हो सकते हैं, उसके मित्र हो सकते हैं, उसके रिश्तेदार हो सकते हैं। उसके बाद है उत्तराधिकार योजना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम मान लीजिए कि व्यवसाय की शुरुआत करते हैं और मेरी उम्र बहुत हो गई, अब हम व्यवसाय करने लायक नहीं बचे या मेरी मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यवसाय का फिर क्या होगा, कौन करेगा। तो ये क्या है, उत्तराधिकार, जो हम अपने स्वेच्छा से जिसको चाहे, अपने बेटे, अपने पोते, अपनी बेटी, किसी को भी उस व्यवसाय का उत्तराधिकार, उसका मालिक बना सकते हैं। प्रबंधन और संचालन, प्रबंधन होता है उसका मैनेजमेंट, उसका कैसे हम लोग चलाते हैं। दूसरा है दीर्घकालीन अभिविन्यास, मतलब दीर्घकालीन, ये कोई छोटे पीरियड का व्यवसाय नहीं है। पारिवारिक व्यवसाय जो है बहुत लंबा समय तक चलता है। जैसे आज हम व्यवसाय करना शुरू किए और मेरा उम्र बहुत हो गया, हम नहीं करने लायक बचे, तो हम अपने बेटी को दे दिए, अपने बेटे को दे दिए, फिर वो किया, अगर व्यवसाय अच्छे ढंग से चलता रहा तो फिर वो अपने बेटा बेटी को व्यवसाय देगा, तो ये लंबे समय तक ये व्यवसाय चलता है। उसके बाद है पारस्परिक प्रभाव कैसा है मेरे व्यवसाय का, कि वो अपने बाज़ार अपना कैसा बना पा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसकी विशेषता में लिख सकते हैं। अब जो है भारत में पारिवारिक व्यवसाय का महत्व क्या है, हम आपको पूरा बता रहे हैं। पारिवारिक व्यवसाय के बारे में अगर कोई भी प्रश्न आ जाए, और ये आना भी तय है, ये 100% पारिवारिक व्यवसाय से ये प्रश्न आना तय है। तो पारिवारिक व्यवसाय से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो पारिवारिक व्यवसाय में जो है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में पारिवारिक व्यवसाय का योगदान जो है 60 से 70% है। जीडीपी में पारिवारिक व्यवसाय का योगदान 60 से 70% है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत के अंदर जो है जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फर्म है, उसमें 85% जो है ना वो पारिवारिक व्यवसाय ही है। जितने भी बड़े बड़े व्यवसाय हैं वो सारे पारिवारिक व्यवसाय हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि भारत जो है ना पूरे विश्व में 3रा स्थान रखता है पारिवारिक व्यवसाय का। पहला स्थान चीन का है, उसके बाद दूसरा स्थान यूएसए का है, ठीक है। तीसरा स्थान जो है हमारा भारत का है, भारत 3रे स्थान पर है पारिवारिक व्यवसाय में। उसके बाद हम लोग इसका रोल देखें, इसकी भूमिका क्या है। तो आर्थिक विकास में भूमिका, आर्थिक विकास में किस तरह से भूमिका है कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में रह जाता है। उसके बाद औद्योगिकीकरण में भूमिका, उद्यमिता का विकास हो रहा है हमारे देश में। जितने भी वर्कर्स हैं हमारे देश में ही रह रहे हैं, दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं काम करने। उसके बाद सामाजिक विकास, समाज का विकास हो रहा है, व्यवसाय का विकास, ये सब हम लोग इसके भूमिका में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न तो हो गया इसका। दूसरा क्या है, मुख्य चुनौतियाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सीमित वित्त, हर बार जो है आकर के समस्या अटकती है पैसों पर, कि वित्त, हमारे पास पैसों की सीमित सीमा होती है। अगर ज़रूरत कहीं पे ज़्यादा है तो हम लोग कैसे खर्च कर सकते हैं ज़्यादा। तो सीमित वित्त, सीमित प्रतिभा, व्यावसायिकता की कमी, ये सब आप पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद उसको नीचे आप डिलीवर अपने शब्द में उसको व्याख्या कर सकते हैं। अस्पष्ट भूमिका व जिम्मेदारी, अगर कोई पारिवारिक में 4 लोग मिलके कोई व्यवसाय को शुरू कर रहे हैं तो उसमें उसकी भूमिका स्पष्ट अगर नहीं की जाए, उसमें जिम्मेदारी अगर नहीं दी जाए तो वो भी व्यवसाय अच्छे से नहीं चल पाएगा। उसके बाद है आंतरिक टकराव,
अब परिवार में तो आंतरिक टकराव होता है ये सबके परिवार में। अगर वो आंतरिक टकराव बैलेंस होके नहीं चल पाया तो हमारा बिजनेस फिर बिखर जाएगा। आंतरिक टकराव में हो सकता है कि किसी के मन में ये हो कि नहीं बहुत ज़्यादा पैसा है तो अधिक पैसा वो रख रहा है, नहीं अधिक पैसा वो रख रहा है, हमको तो कम ही मिल रहा है। तो इस सब तरीके का आंतरिक टकराव हो सकता है। प्रौद्योगिकी की ज़रूरत कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो सकती है और हो सकता है टेक्नोलॉजी बहुत महंगा हो तो हम लोग वो भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। उसके बाद क्या, उत्तराधिकार की योजना की कमी। अब हम लोग हैं मान लीजिए 4 लोग स्टार्ट किए हैं किसी बिजनेस को और हम चाहेंगे कि मेरे बच्चे को उत्तराधिकार मिले और दूसरा चाहेगा कि नहीं उसके बच्चे को मिले। तो इसमें ये भी टकराव हो जाता है कि उत्तराधिकार आखिर उस कंपनी का मालिक कौन बनेगा। उसके बाद पक्षपातपूर्ण निर्णय, इसमें थोड़ा पक्षपाती भी हो जाता है कि नहीं हम तो नहीं, हम नहीं, मैं तो नहीं, मैं, इस तरीके का। तो ये सब क्या है, व्यावसायिक जो है पारिवारिक व्यवसाय की चुनौतियाँ के अंदर ये सब को हम लोग लिख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सब कुछ जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक दिन पहले, एक दिन भी नहीं कह सकते हैं, कल एग्ज़ाम है, आज की शाम में मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो हम जितना हो सकता था मैंने बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को अधिक से अधिक चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट का डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।